नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम है उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ। इस श्रृंखला को काफी देर के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत अरसे के बाद भुवन पाठक जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं भाषाई अस्मिता के बारे में। जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं हमारी, उनका कितना प्रभाव है समाज में, समाज कैसे उनसे चल रहा है, क्या स्थितियां हैं इस वक्त बोली भाषाओं की, खासकर तब जब पूरा शिक्षा व्यवस्था में हमारे अंग्रेजी का पूरा वर्चस्व है, बोलबाला है और हिंदी इंग्लिश वर्चस्व वाली भाषाएं हो गई हैं बोलियों के बनिस्बत। तो ऐसे टाइम पे भाषाई खतरे क्या क्या हैं और क्या क्या खत्म हो रहा है भाषा के साथ में, इस पर बहुत अच्छी चर्चा भुवन जी करेंगे। भुवन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनीता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कोविड के चलते हुए लगभग 8-10 महीने के बाद दोबारा आपके बीच में आने का मौका मिला और सभी श्रोताओं से भी रूबरू होने का काफी लंबे समय के बाद मौका मिला है। आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कोविड के कारण जो नुकसान हमको उठाने पड़े हैं मानव जाति को, वो सब हम देख ही रहे हैं। फिर भी मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग आने वाले भविष्य में सुखी और स्वस्थ रहेंगे और हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो भुवन जी, सबसे पहले बताइए कि भाषाई अस्मिता क्या होती है? किसी भी समाज के लिए उसकी जो बोली होती है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है? वो सिर्फ एक बोली भर होती है जिसको जुबान से बोला जाता है कम्युनिकेशन के लिए, या फिर उसके और भी कोई मायने हैं? मैं दो बातें बहुत स्पष्ट शुरू में ही करना चाहता हूँ। पहला यह है कि मैं विधिवत तौर से भाषा विज्ञानी या भाषा का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं वस्तुतः समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और चूंकि लोगों के बीच में रहता हूँ और पिछले 20 बरस से मेरा अभ्यास रहा है अलग अलग समाजों के बीच में, अलग अलग अंचलों में या देश के अलग अलग हिस्सों में आने जाने का, घूमने का, तो इसलिए मेरी रुचि रही है बोलियों को और भाषाओं को समझने में। हमारी बातचीत में कोई ऐसा शास्त्रीय आख्यान नहीं आने वाला है। वो तो जो बोली और भाषाओं पर शास्त्रीय काम करते हैं उनका अधिकार क्षेत्र है और मैं उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं तो आंखों देखी हाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है हमारे गांव, घर, पड़ोस, परिवार में भाषा और बोली को लेकर के, उसको मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो उस लिहाज से मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा। आपने जो कहा है भाषाई अस्मिता, ये एक मेरे को लगता है कि शास्त्रीय विवेचना है कि कैसे हमारी अस्मिता, हमारी पहचान हमारी भाषा के साथ जुड़ते हैं। और अगर हम देखें तो सन 1950 का जो दशक रहा है आज़ादी के बाद का, वो पूरे दशक का इतिहास भाषाई अस्मिता के संघर्ष का इतिहास रहा है। ये वो दौर था जब आज़ादी के बाद पूरे देश में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की लड़ाइयाँ चली हैं। उसमें हर भाषाई समूहों ने बड़े पैमाने पर उग्रता के साथ आंदोलन करके भाषाई आधार पर प्रदेशों के गठन की लड़ाई को लड़ा और जीता भी। अंततः भारतीय राष्ट्र राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता को, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बड़े पैरोकार रहे, उनको और उनकी सरकार को भाषाई आधार पर प्रदेशों के बंटवारे को स्वीकार करना पड़ा। ये एक अलग, तो इसलिए इसमें हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये जब आज का जो पूरा जागतिक वातावरण है, कहीं ये जन भावनाओं का मुद्दा है, ये आपका कहना है? हाँ, मुझे लगता है कि ये जन भावनाओं के साथ साथ लोगों को, और क्या ये किसी, आपने कहा कि लोकतंत्र के जो पैरोकार थे उनको भी झुकना पड़ा, हाँ, तो क्या ये लोकतंत्र के अपोजिट कोई स्थिति है कि कोई संकीर्ण चीज है कि हम बोली भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं, उसके आधार पे प्रांत के गठन की बात कर रहे हैं? व्यापक अर्थों में जब हम लोकतंत्र को समझते हैं तो वो कोई अगर राजनीति विज्ञान का शोध करने वाला है, विज्ञानी होगा, तो वो शायद इसको ज्यादा बेहतर बताएगा। लेकिन मेरे नजरिए से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों में अस्मिता आधारित पहचाने थोड़ा गौण होनी चाहिए, वो प्रमुख नहीं होनी चाहिए। वो क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य एक शाश्वत जीवन मूल्य है जिसमें आप किसी आधार पर किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इस पूरी धरती पर, इस पूरे ग्रह पर रहने वाले मनुष्य और सभी जितने भी जीवित और जो भी हमारे ग्रह की जो कुल संपदा है, वो सब बराबर है।
सबके लिए उपलब्ध है और उसके अपने कोई इन छोटे छोटे आधारों पर उनमें बंटवारे को लोकतांत्रिक मूल्य सहन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भाषाई अस्मिता है ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र को समग्र रूप से फलने फूलने के लिए भाषाई अस्मिता की जरूरत नहीं है। वो भाषाई अस्मिता रहे नहीं रहे, मेरी बोली भाषा को मैं बचा पाऊं नहीं बचा पाऊं, या उसको संगठित कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, इससे लोकतंत्र तय नहीं होगा। मेरे नजर में लोकतंत्र एक सार्वभौमिक और व्यापक आधार है, लेकिन इस देश में और बल्कि पूरी दुनिया में भाषाई आधार पर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। भाषाई अस्मिता के आधार पर बड़े संघर्ष हुए हैं, वो यूरोप में हुए हैं, वो अमेरिका में हुए हैं। जैसे धर्म के आधार पर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, जाति के आधार पर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, लिंग भेद के आधार पर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं मानव जाति में, उसी तरीके से भाषाई आधार पर भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। तो मैं इस नजरिए से नहीं बात करूंगा। मैं बोलियों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे, अभी पूरे उत्तराखंड भर में आजकल हमको सोशल मीडिया पर और सब जगह कुमाऊनी, गढ़वाली मुख्य दो बोलियां और उसके अलावा जौनसारी, जौनपुरी, बुकसाड़ी, ये तमाम जो हमारी बोलियां हैं 10, 15, 20 तरह की होंगी। जैसे हमारे यहाँ दनपुरिया भाषा है, या हमारे यहाँ खसपरजिया भाषा है, हमारे यहाँ सुराली बोलियां हैं, या हमारे यहाँ पाली पछाओं की बोली। तो उनको जो लोग बोलियों के विद्वान लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको बचाने की बड़ी मुहिम दिखाई देती है। इनको लेकर के हमारी सरकारों ने तो पाठ्यक्रम तक बना दिया है। कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी को बाकायदा पाठ्यक्रम में शामिल किया है। कई जगह अब उस पर कुमाऊनी और गढ़वाली में बोलियों में स्कूलों में प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। कई जगह बोलियों को लेकर के लोग संवेदनशील भी हो रहे हैं। हमारे बचपन में हमको लगता ही नहीं था कि कुमाऊनी कोई बोली भी हो सकती है, या हमको तब गढ़वाली बोली का भी नहीं पता था। वो तो सहज रूप से उस समय कुमाऊनी में बातचीत हमारे जीवन का हिस्सा था। वो एक सहजता थी। हम बच्चे थे, छोटे थे, घर में सब हमारे दादा दादी कुमाऊनी में बोलते थे, हम भी उनके साथ कुमाऊनी बोलने लगे, और हमारे अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे भी कुमाऊनी में बोलते थे। तो हमारा ज्यादातर जो शब्द संसार था, हमारा तो ज्यादातर बोलना और सोचना होता था वो कुमाऊनी में होता था। बहुत ही सहज था। हम में उस तरह की संवेदनशीलता नहीं थी कि हमको सेलेक्टिवली कुमाऊनी में बोलना है या सेलेक्टिवली हिंदी में बोलना है। लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि हमको अगर कुमाऊनी में बातचीत करनी है तो हमको थोड़ा सेलेक्टिवली सोचना पड़ता है। हमको दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि मैं अब कुमाऊनी में बात करूंगा, या मुझे दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि मैं अब गढ़वाली में बात करूंगा, या मुझे अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि मैं अब जौनसारी में बोलूंगा। हिंदी में तो हम सहज रूप से बोलते हैं। हमारा ज्यादातर सोचना, बोलना, हमारा शब्द संसार हिंदी का है। अंग्रेजी में जो लोग बोलते होंगे उनका अंग्रेजी का होगा। तो अभी ये जो मैं तो हिंदी को एक डोमिनेंट भाषा के तौर पर देखता हूं। हिंदी के भाषा संसार ने हमारी बोलियों को हड़प लिया, निगल लिया। मेरे घर में मेरा बेटा, उसको कुमाऊनी बोलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, या मुझे उसको कुमाऊनी में बात करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। वो अनायास कुमाऊनी में नहीं बोलता। और हम सबके बच्चे ऐसे हो गए हैं। हम सबके बच्चे गढ़वाली में अनायास नहीं बात करते हैं। सहजता से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गढ़वाली में नहीं बात कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी कुमाऊनी में नहीं बिता रहे हैं। तो ये स्कूलों की देन है? ये दोनों की, ये स्कूलों की तो है ही है। हमने जैसा समाज बनाया है उसमें जो भाषा का जिस तरह के चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कुमाऊनी का कोई संस्करण ही नहीं है हमारे पास। जैसे हम देखें कि भाई भाषा या बोली केवल बोली नहीं होती है, बोली एक प्रतीक है। जैसा आप जीवन जीते हैं उन्हीं के आसपास आप अपनी बोली रचते हैं। अगर हम कुमाऊनी बोली देखेंगे तो जो हमारा खान पान में जो बदलाव आया, अब आप दाल मखनी को कुमाऊनी में क्या कहोगे? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। पनीर को हम कुमाऊनी में क्या कहेंगे? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन दूध के लिए हमारे पास शब्द होगा। दूध के लिए हमारे पास धिनाली शब्द है भाई, वो तो क्योंकि हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है। हमारे यहाँ दही के लिए दह शब्द है, मक्खन के लिए नौणी है, घी के लिए घ्यूं है, छाछ के लिए छा है, या और भी कई और जगह और कुछ और भी ढूंढेंगे तो शब्द मिलेंगे। हमारे यहाँ गाय छा भी मिलती है, छाछ को जब बिलोना करके निकाल लेते हैं अलग। तो हमारा जो पूरा ज्ञान तंत्र था उसके आसपास हमारी बोलियां हैं।
पिछले 30 बरस में जो नया हमारे जीवन में शामिल हुआ है उसको लेकर के कोई कुमाऊनी में कोई शब्द रचा ही नहीं गया। अब टेंट हाउस के लिए हमारे पास कुमाऊनी में कोई शब्द नहीं है, टेंट हाउस के लिए कोई शब्द नहीं है। बारात से जुड़ी हुई शादियों से, वैसे कहें तो तिरपाल कहते हैं उसको, मतलब कुमाऊनी में तिरपाल शब्द नया शब्द होगा ना। अच्छा। नया शब्द होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि खेती में जैसे जो बदलाव हुआ, हमारे यहाँ एक शब्द था कुथौ। कुथौ आप समझते हैं, है ना। अब 30 कुथौ होता था एक खास तरह का भांग के रेशों से बना हुआ अनाज ले जाने का बोरा। उसकी वो एक खास तरीके से बनता था, उसको खास तरह के लोग बोलते थे, उनका नामकरण भी कुथौलिया नाम से था और वो घरों में रहता था, हर एक घर में। अब पिछले 20 बरस में वो कुथौ धीरे 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 खत्म हो गया। उसकी जगह प्लास्टिक के बैग ने कट्टे ने जगह ले ली। अब आप कट्टे को कुमाऊनी में क्या कहोगे, वो एक नई जगह आ गया ना। उसी तरीके से पिछले 10-5 बरस में हमारे यहाँ हल बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया। अब हल बैल से जुड़ा हुआ पूरा एक बोली का क्रम था, मतलब केवल हल या बैल नहीं था, उसमें 10 तरह के शब्द थे। जैसे अगर आज की तारीख में मैं 10, 12, 15 साल के बच्चों से पूछूं तुम नहड़ पहचानते हो, नहड़, तो उसने देखा ही नहीं है। वो उसके नहड़ नहीं पहचानता है, फाऊ नहीं पहचानता है, जू नहीं पहचानेगा, और उसके अलावा पाचर नहीं पहचानेगा, लठ्यूड़ नहीं पहचानेगा, नहड़, ये जो सारे शब्द विज्ञान था एक एक चीज का, मोहट से लेकर के, हल से लेकर के, बिसाऊ से लेकर के, कुथौ से लेके, कुटाऊ से लेकर के, बहन से लेकर के, पाचर से लेकर के, अब उसको सब आपने रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का कोई कुमाऊनी शब्द तो है नहीं हमारे पास। तो वो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में आया हुआ एक नया इंस्ट्रूमेंट है, नया औजार है। उसकी बोली बिल्कुल अलग है। अब उसमें पिस्टन होता है, उसमें गियर होता है, उसमें क्लच होता है, उसमें इंजन होता है। तो हमारी नई पीढ़ी उसी में ट्रेंड होगी ना, वो इसमें ट्रेंड नहीं होगी। अब हम इसको लेकर कितना ही स्यापा करते रहे हैं कि भाई हम अपनी बोली से दूर जा रहे हैं, तो हम जाएंगे ही दूर अपनी बोली से, क्योंकि हमने नई चीजों को अंगीकार किया है, नई चीजों को स्वीकार किया है। तो अब बोली में बचेगा क्या? आपके बच्चे की पढ़ाई अंग्रेजी में, आपके बाजार हिंदी और अंग्रेजी से भरे पड़े हैं, हमारा पूरा टेलीविजन हिंदी और अंग्रेजी से भरा पड़ा है, हमारा सारा जो साहित्य है वो हिंदी और अंग्रेजी में है। तो जिस बोली को लेकर के हम चिंतित हैं वो बोली बचेगी कैसे? हमारा पूरा घर, ये भी सवाल उठता है कि उसे बचाना किसके लिए है, क्योंकि धारणा तो आम इंसान के मन में ये है कि हम जितना लोकल बोली बोलेंगे उतना हम शायद सीमित हो जाएंगे, उतना संकीर्ण हो जाएंगे। आज हमें ग्लोबल बनना है तो हम ग्लोबल भाषा को सीखें, हिंदी सीखें, तो उस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो फिर मुझे लगता है अभी तो ये लगता है कि जरूरत क्या है उस बोली की, क्या जरूरत है उस नहर की, क्या हल की जरूरत है। हाँ। लोग तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमको खेती ना करनी पड़े, हम किसी मल्टीनेशनल की जॉब करें अच्छी ब्लू कलर वाली। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने सवाल उठाया सुनीता जी, वो जाता है कि मैं बहुत पुरातन पंथी नहीं हूं, मतलब मैं अपने विचारों में, अपने जीवन में हमेशा सामाजिक तौर पर समाज ने भी नई चीजों को अंगीकार करना चाहिए और वो हमेशा नई चीजों को स्वीकार करता है। समाज का जो सामूहिक ज्ञान है, जो उसका सामूहिक विवेक है, वो हमेशा अपने लिए सबसे जो जरूरी चीज है उसको स्वीकार करता है। अगर समाज ने हिंदी और अंग्रेजी को स्वीकार किया है तो उसके अपने कारण हैं, उसके अपने दृष्टांत है। भाई उसने अंग्रेजी को और उसको हिंदी को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो बाजार की भाषा है, वो आपको उत्पादन से जोड़ता है, वो आपको बाजार से जोड़ता है, वो आपको अधिक पैदा करने की सामर्थ्य देता है, अधिक पैसा पैदा करने की सामर्थ्य देता है। कुमाऊनी आपको उतनी सामर्थ्य नहीं देती पैसा पैदा करने की, गढ़वाली भी नहीं देती है, जौनपुरी भी नहीं देती, जौनपुरी भी नहीं देती है। ये बात आज के संदर्भ में सही बैठती है। अब अगर हम इसको एक व्यापक फलक पर देखें कि दुनिया के सामने क्या बड़े संकट हैं, दुनिया के सामने अगले 200 साल की बाद ये धरती कैसे होने वाली है। आज अगले 200 साल में इस धरती पर मानव जाति के सामने सबसे बड़ा खतरा किस चीज का होगा? जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा खतरा तो उसके सामने इस पूरी धरती पर जीवन बचाने का होने वाला है, जीवन के संरक्षण का होने वाला है।
जिस रफ्तार से कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिस रफ्तार से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की गिरफ्त में जा रही है, 200 साल के बाद की पीढ़ी मनुष्यों की, हमारी और आपकी 200 साल बाद की पीढ़ी अपने सारे जतन इस बात पर लगाएगी कि हम एक सस्टेनेबल, एक दीर्घजीवी समाज कैसे बनाएं। क्योंकि हम मनुष्य ने पिछले 10-15 हजार 20 हजार साल के ज्ञात इतिहास में अपने को बड़े अच्छे ढंग से सुरक्षित रखा है इस ग्रह में, लेकिन केवल 300 साल के आधुनिक विकास ने, 300 बरस के आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी ने पूरी मानव जाति के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब जिस समय हम इस किताब के पन्ने पलट करके अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे होंगे, समाधान ढूंढ रहे होंगे, तो हम कहां जाएंगे? वो मानव पीढ़ी उस समय कहां जाएगी? तो मेरे हिसाब से उस समय मानव जाति को वापस अपनी बोलियों के पास जाना पड़ेगा, अपनी भाषाओं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन बोलियों में, उन भाषाओं में और उन शब्दों में उस समय का ज्ञान छिपा होगा। तब ये ढूंढना पड़ेगा कि भैया बिना धरती को नुकसान पहुंचाए हुए अनाज को पीसने का क्या बंदोबस्त है, ये ढूंढो। तो लोग उसमें घट ढूंढ रहे होंगे, लोग उस समय चक्की नहीं ढूंढेंगे। तो वो घट ढूंढोगे तो घट की एक शब्दावली है, घट का एक विज्ञान है। अब घट का विज्ञान आपको कौन बताएगा? आदमी तो कोई बचा नहीं होगा घट बचाने वाला। 200 बरस में नए सिरे से इनोवेशंस करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब आप इनोवेशन भी करेंगे, ठीक बात है। हो सकता है कोई ये कह सकता है, जो अति विज्ञानवादी हैं वो कह सकते हैं भाई ये तो पुरानी बात है, इसमें क्यों जाना है, तब हम सोलर से चलने वाला घट चलाएंगे। ठीक है भाई, चला सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया में हम ऐसा बैक्टीरिया बना देंगे जो पूरे वायुमंडल के कार्बन को सोख ले। लोग ये भी कह सकते हैं कि चीन और अमेरिका और भारत मिलकर के एक ऐसी तकनीक बनाएंगे जिस तकनीक में जितना कार्बन इमिशन है वो सब कवर हो जाएगा। फिर हम पूरी धरती के ऊपर एक वैकल्पिक वो बना देंगे, ओजोन लेयर बना देंगे। ये मैं मानता हूं, लोग ऐसे तर्क देते हैं, बट मैं ऐसे तर्कों से इसलिए सहमत नहीं होता हूं कि इन तर्कों की कोई वास्तविकता नहीं है। आपको सस्टेनेबल, टिकाऊ ज्ञान की तरफ लौटना पड़ेगा, और वो जो टिकाऊ ज्ञान है वो हमको मिलेगा हमारी बोलियों में, और बोलियां हमारे उत्पादन से जुड़ी हुई होंगी। अगर आदमी घराट ढूंढेगा, घट को जाके ढूंढेगा, तो उसको घट भी चाहिए, पन्याऊ भी चाहिए, फितौड़ा भी चाहिए, घट भी चाहिए, घटाव भी चाहिए, बान भी चाहिए, जांगी भी। अब आज की तारीख में ये सारे शब्द हमारे यहाँ चलन से बाहर हैं, और इतना जल्दी ह्रास बोलियों का जो मैंने 30 बरस में देखा है अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता है कि, पता नहीं और देशों में और समाजों में इतना नहीं हुआ है। जब हम छोटा नागपुर, संथाल की तरफ के आदिवासी एरियाओं में जाते हैं, जब हम गुजरात या महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में घूमते हैं, तो मुझे वहां मुझे उत्तराखंड में के अभी जौनपुर और जौनसार में इतना ह्रास नहीं दिखता, या मुझे अपने जो सौका जनजातियां हैं उनमें भाषाओं में यह ह्रास नहीं दिखता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ का मध्यम वर्गीय कुलीन ब्राह्मण राजपूत वर्ग है, गढ़वाल और कुमाऊं का, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बोलियों को तिरस्कृत किया है, और मैं तो उसके आगे तक जाता हूं कि जिस तरीके से उसको अपमानित किया है, वो बहुत ही एक तरीके से नुकसानदेह है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मैं वापस यहाँ आता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार किस किस को ठहराते हैं आप? एक तो स्कूल है कि हमने स्कूल में भेजा, हाँ, जो अंग्रेजी दान स्कूल थे, तो वहां तो कुमाऊं नहीं, तो छोड़िए आप हिंदी बोलने पर भी रोक होती है। तो दूसरा जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, इसमें एक तो व्यवस्था है, वो हमारी राज्य व्यवस्था है, सरकार की सरकारी व्यवस्था है, या हमारे जो हमारा एक तरीके से उत्पादन और वितरण का तंत्र है जिसको कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं तो बहुत क्लियर ढंग से कहता हूं कि उद्योग जो है, जो पूंजी के जो लोग, संरक्षक लोग हैं, भाषा उनके हाथ की गुलाम है। उन्होंने स्कूलों में विधिवत तौर से अंग्रेजी भाषा को जिस तरीके से स्थापित किया, और उसको आधुनिक व्यवस्था ने, आधुनिक सभ्यता ने उत्पादन का, विपणन का, वितरण का, कमाने का एक बड़ा माध्यम बनाया। और मैं जानता हूं दावे के साथ, अगर मुझ में अंग्रेजी में बात करने की और लिखने की कला होती तो मैं जानता हूं कि मैं उससे बहुत पैसा कमा सकता था, या बहुत प्रसिद्धि हासिल कर सकता था। उससे तो बोली में तो रोजी रोटी नहीं रखी हुई है। हाँ, नहीं, बोली में रोजी रोटी है,
लेकिन वो सादगी की है, वो स्टाइल वाली नहीं, वो नहीं है, ग्लैमर वाली नहीं है। आप उस बोली के इस्तेमाल से, उस भाषा के, जिस तरीके से आप भाषाओं के इस्तेमाल से आधुनिक दुनिया में बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकते हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी पर कमांड करके, हिंदी या अंग्रेजी में स्थापित होकर के बड़े स्तर पर जाकर के पैसा कमा सकते हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली या उसके छोटी भाषाओं में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कुमाऊनी के अंदर जो बोलियों के सबसेट्स हैं, अब आपको बहुत अच्छी दनपुरिया आती है, आप क्या करेंगे भाई उस दनपुरिया का? मेरे को बहुत अच्छी दानपुरी भाषा आती है, या मुझे बहुत अच्छी खसपरजिया आती है, या मुझे ये जो अपनी स्वराली भाषा बोली है उसका ज्ञान है। मुझे ये पता है कि काली कुमाऊं में ये बोली बोली जाती है। मुझे पता है कि ये जो आपका ये वाला चौगरखा जो पट्टी है उसमें ये बोली जाती है। मुझे पता है कि आगर में ये भाषा, ये बोली जाती है। मुझे ये भी पता है कि पाली पछाऊ में ये बोली जाती है। मुझे ये पता है कि चौखुटिया गेवाड़ में ये बोली जाती है। मेरे को ये पता है कि दानपुर में ये बोली जाती है। मुझे ये भी पता है कि मल्ला जोहार, तल्ला जोहार और बिचल्ला जोहार में ये बोली जाती है। मेरे को पता है कि चमोली में ये गंगावार ये बोली जाती है, गंगपार वो बोली जाती है। पौड़ी की गढ़वाली अलग है तो उत्तरकाशी की गढ़वाली अलग है। रुद्रप्रयाग की गढ़वाली अलग है तो टिहरी की अलग, गंगनानी वाली जो भाषा है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उधर जाकर के मुझे पता है कि जौनपुरी अलग है, जौनसारी अलग है। यहाँ मुझे तराई में पता है कि ये बोक्साड़ी ऐसा बोलते हैं और ये दूसरी भाषाएं इस तरीके की। लेकिन ये हमारे लिए, जो लोग शोध कर रहे हैं बोलियों पर, उनके लिए काम की हो सकती है, लेकिन आम जनजीवन में इनका क्या योगदान है, ये हम अभी आज की पीढ़ी में हमको वो स्थापित करना पड़ेगा। 30 बरस पहले था, क्योंकि 30 बरस पहले, 40 बरस पहले हमारे उत्पादन का सारा ढांचा इन बोलियों के आसपास खड़ा था। पूरा ढांचा, उत्पादन, वितरण, हमारी अर्थव्यवस्था इस पर चलती थी। 30 साल में जब हमारी जो अर्थव्यवस्था बदली है, उसमें नई भाषाएं आई और उन्होंने बहुत डोमिनेंट तरीके से इन पर कब्जा किया। अब वो एक तरीके से संस्कृति बचाओ, बोली बचाओ, भाषा बचाओ का हिस्सा तो बन गया, आंदोलन तो बन गए, लेकिन ये उत्पादन के हिस्सा नहीं बने। तो आपको अगर अपनी बोली को संरक्षित रखना है, किसी भी बोली को, तो आपको उससे जुड़े हुए उत्पादन के तरीकों को फायदेमंद बनाना होगा, उनको टिकाऊ बनाना होगा, टिकाऊ के साथ फायदेमंद बनाना होगा। आपने कहा नहीं जी ये घराट ना बहुत टिकाऊ है, बहुत बढ़िया जी, टिकाऊ तो है, बट है किस काम का? तो जिस दिन आपको ये लगेगा कि भाई आपका घराट टिकाऊ होने के साथ फायदेमंद भी है, जिस दिन आपको लगेगा कि आपकी खेती बैलों से, हल बैलों से होने वाली परंपरागत खेती टिकाऊ तो है ही, लेकिन ये ट्रैक्टर के अपेक्षा, ट्रैक्टर से, मशीनों से होने वाली खेती से ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद किस संदर्भ में? समाज के लिए फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और उससे होने वाले लाभ के लिए फायदेमंद है। जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि पाइपों से गुजरने वाला पानी, पाइपलाइनों से जो पानी बांटा जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय में, उससे ज्यादा जो उपयोगी है वो हमारा परंपरागत जो भौगोलिक जल प्रबंधन है, वो ज्यादा उपयोगी है, पर्यावरण के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, हमारे अपने काम के लिए उपयोगी है, तो वो और लाभप्रद भी है, तो वो चलेगा। लेकिन हमारे ज्ञान तंत्र ने, हमारे आधुनिक जो ज्ञान की जो ढांचे हैं, उन्होंने इसमें इसको वो नहीं दिया। लोगों के दिमाग में ये भी एक मानसिकता रहती है कि हमारे जीवन का काम आसान होना चाहिए। हाँ ठीक बात, सहूलियतें होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर पाइपलाइन से पाइप घर पे पहुंच रहा है तो वो एक बहुत बड़ी सहूलियत है। हाँ, क्योंकि एक बड़ा वक्त जो है वो महिलाओं का नौलों से, गधेरों से पानी लाने में लगता था, तो एक बड़ी सहूलियत के तौर पे तो लोग इसको इतनी जल्दी त्यागेंगे नहीं। हाँ, अगर हम उनको आगाह भी कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जो अल्टरनेट दे रहे हैं हम पुरानी चीजों का, वो भी थोड़ा सा आसानी से चीजें उपलब्ध हो, ये भी हमें साथ में करना होगा। मैं उसके खिलाफ तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका बदला है तो बोली भी बदल गई। बिल्कुल, उत्पादन की चीजें बदली तो बोली भी बदल गई। अब आप बोली तो वापस लाना चाहते हैं, आप बोली पे वापस जाना चाहते हैं, उत्पादन को इसी को रखना चाहते हैं, तो ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप ये कितने आंदोलन हो, भले कितने मंच बन जाएं, वो बोली भाषा को किसी भी सूरत में नहीं बदल सकते हैं जब तक आप उसको उत्पादन से नहीं जोड़ें। मैं यही सवाल उठा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये अस्मिता से ज्यादा
भाषाई अस्मिता से ज्यादा ये आपके उत्पादन और वितरण का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी व्यवस्था का सवाल, बंदोबस्तों का सवाल है। अब आप उसको जब अस्मिता भाषाई अस्मिता एक कहीं ना कहीं एक भावनात्मक चीज हो हाँ, लेकिन एक भौतिक जरूरत की चीज है। जब आप उसको अस्मिता से जोड़ते हैं, जब आप उसको अस्मिता का हिस्सा बना देते हैं बोली और भावना को, तो फिर ये राजनीति का हिस्सा बनती है। फिर आप लोगों को भाषाई अस्मिता के आधार पर इकट्ठा कर सकते हैं हुजूम के तौर पर। नहीं जी, हम तो कुमाऊनी बचाएंगे, हम गढ़वाली बचाएंगे। फिर कल को आपकी कुमाऊनी बचाने की डिमांड बनती कि नहीं, हम तो अलग कुमाऊं प्रदेश मांगेंगे, हम अलग गढ़वाली प्रदेश मांगेंगे। तो वो अस्मिता का सवाल राजनीति और जनमानस का सवाल, जन भावनाओं का सवाल है। मैं कह रहा हूं कि जब अगर हम अपनी बोली के प्रति संवेदनशील हैं, हम अपनी बोलियों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमको अपने उत्पादन के ढांचों को अपनी बोली से जोड़ना पड़ेगा, और जो उनमें से जो लाभदायक हैं और जो टिकाऊ हैं उनको चुनाव करके बचाना पड़ेगा। भाई हमारी अपनी सरकार है, हम अलग पर्वतीय राज्य हैं, हमारी अपनी पर्वतीय सरकार है। हमारी पर्वतीय सरकार को ये बात समझ में कौन समझाएगा? हमारे कृषि मंत्री को, हमारे उद्यान मंत्री को, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री को, इन मुख्यमंत्री जी को, इनको ये बात कौन समझाएगा कि हिमालयन मिशन का जो पैसा आता है वो 90% पैसा हम ऐसे औजारों पर खर्च कर रहे हैं जिन औजारों की कोई प्रासंगिकता नहीं है पहाड़ में। हम अपने लोगों को पशु श्रम से और मानव श्रम से काट करके फॉसिल एनर्जी पर ला रहे हैं, हम उनको तेल आधारित ऊर्जा पर लेके आ रहे हैं, जो हमारी पूरी खेती कल तक मनुष्य के और जानवर के श्रम पर आधारित थी। और जो आपने अभी कुछ देर पहले बायोमास पर आधारित थी, जो आपने अभी सवाल उठाया, मैं हमेशा इस बात का खिलाफत करता रहा हूं 20 बरस से। पहाड़ में कभी भी श्रम न कष्टकारी नहीं था, हमारा जीवन श्रमकारी था, कष्टकारी नहीं था। हमने अपने श्रमकारी जीवन को कष्टकारी जीवन बोल दिया, उसको हम बोला तो कष्टकारी है। हमको ये समझ में, उन लोगों ने नहीं बोला जो करते थे श्रम। हाँ, ये जो हम जैसे लोग जो बाहर निकल के आए, भाई हमने ये कहा कि हमारी माँ दिन भर 18 घंटे में से 12 घंटे काम करती थी। हमको लगा ये तो बहुत खराब है यार, खेत में भी जा रही है, पानी भी ला रही है, बच्चे भी पाल रही है, पैदा भी कर रही है, दूध भी निकाल रही है, लेकिन हमको उस पूरे उत्पादन में उसके हाथ में जो धन था उसको हमने कभी जोड़ा नहीं कि भाई वो कितना बड़ा संसाधन है उसके पास। वो जंगल भी उसका है, वो जमीन भी उसकी है, वो खेती बाड़ी भी उसकी है, वो भैंस भी उसका है, वो साल में 10 किलो भैंस का घी बेच देती है, ये है ना, ये था उसके हाथ में पैसा। अब आपने उसको वहां से उठाया, आप उसको हल्द्वानी या दिल्ली ले आए। हल्द्वानी या दिल्ली में आपने उसको 12 बाय 12 के कमरे में किचन बाथरूम टॉयलेट के साथ रख दिया, एक टीवी लगा के, मतलब ये तेरा संसार है जी। तो हमने उसको मजबूत किया कि कमजोर बनाया, आप इसका मूल्यांकन कीजिए। हमने मुझे लगता है कि राज्य बनने के बाद एक ऐसी कपोल कल्पना जैसी बनाई गई कि महिलाओं का, पहाड़ की महिलाओं का जीवन बहुत कष्टकारी है, दूर पहाड़ों से बोझा लाती हैं, ये करती, पूरा एक इमेज बना के इन जरियों से अब हिमालयन प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्टों के जरिए से उनके कामों को सो कॉल्ड आसान किया जा रहा है। मैं उसके पहले की बात कहता हूँ, आप राज्य बनने की बात कह रही, मैं कह रहा हूँ उसके 20 बरस पहले जाइए। उसके 20 बरस पहले से 70 के दशक के आखिरी से, यानी कि 80 के दशक की शुरुआत से ये गढ़ा गया मिथ पहाड़ के बारे में, बुद्धिजीवियों के द्वारा, कई बार आंदोलन समूहों के द्वारा, जाने अनजाने में, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, और वैसा साहित्य रचा गया। उस साहित्य को बड़ी प्रमुखता से मान्यता मिली, जिसमें आपने एक महिला को पोस्टर पे दिखाया और उसके सर पर और पीठ पे बच्चा और सर पर घास का गठरी दिखाई। आपने एक महिला, उस फोटो को बड़ी प्रशंसा मिली जिसमें महिला एक पेड़ की चोटी पे जाकर के अपने गाय के लिए घास काट रही है या भैंस के लिए घास काट रही है। आपने उस फोटो को बहुत प्रोमिनेंट स्थान दिया हमारे बौद्धिक तबके ने। वो उसमें कहा गया कि ये पहाड़ का जीवन इतना कठिन है, महिलाओं को ये कष्ट हो रहा है, महिलाओं को वो कष्ट हो रहा है, वो आप जानती हैं जो कहा गया, जिस तरह का साहित्य रचा गया। मैं अब ये कहने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई मुझे पीटेगा नहीं तो ये कहने में सार्वजनिक मंचों पर मार पड़ सकती थी एक समय में कि तुम तो ये पूरे आंदोलन को कमजोर कर रहे हो।
महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को कमजोर कर रहे हो। लेकिन अब आप मूल्यांकन कर सकते हैं, 40 बरस हो गए हैं, 1880 से लेकर के आज तक का आप मूल्यांकन कीजिए कि क्या वास्तव में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, क्या हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं मजबूत हुई हैं, 80 में जो महिलाओं की स्थिति थी आज कैसी है, इसका आप मूल्यांकन कीजिए, उसकी स्वायत्तता का मूल्यांकन कीजिए। और हमने पिछले 40 बरस में जिस तरह के उत्पादन के ढांचे खड़े किए हैं, उन ढांचों से हमारी भाषा, हमारी बोली संपन्न हुई है कि कमजोर हुई है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति बेहतर हुई है कि दयनीय हुई है, हमारे ये जो पाइपलाइन आने के बाद हमारे नदी नाले बेहतर हुए हैं कि खराब हुए हैं, ट्रैक्टर आने के बाद, मशीनें आने के बाद हमारी खेती समृद्ध हुई है कि विपन्न हुई है, हमारे बंजर जमीनों का रकबा बढ़ा है कि आबाद जमीनों का रकबा बढ़ा है, हमारे गांव में होने वाले अनाज और जो हमारा भोजन था, जो उस भोजन से जुड़ी हुई हमारी जो संपन्नता थी वो बढ़ी है कि घटी है। अब तो मूल्यांकन कर सकते हैं। अब तो हमारे पास बड़े बड़े शोध संस्थान हैं, यूओयू जैसा इतना बड़ा शैक्षिक ढांचा है हमारे पास, हमारी सरकार को करना चाहिए, हमारे बौद्धिक तबके को करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बोलियां हैं ये केवल और केवल हमारी जो अस्मिता है उसका हिस्सा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये उससे आगे की बात हो। हमारी बोलियां हमारे उत्पादन का हिस्सा बने, हमारी बोलियां हमारे प्रकृति जो हमारे उत्पादन के संसाधन हैं उनका हिस्सा बने, उस पर आधारित हमारे उत्पादन मजबूत हों, जिससे मैंने एक बार बीच में कहा कि 200 बरस के बाद जो हम मानव समाज बनाना चाहते हैं या 100 बरस बाद का जो मानव समाज बनाना चाहते हैं उसका रास्ता इन बोलियों से निकलेगा। हमारी बोलियां किताबों में नहीं बचेंगी। हमारी बोलियों को बचाने के लिए हमको एक मजबूत आर्थिक आंदोलन चलाना होगा, हमको एक ऐसा आंदोलन चलाना होगा जो हमारी खेती बाड़ी को मजबूत करे, जो हमारे पशुपालन को मजबूत करे, जो हमारे लोगों के पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत करे। अभी हमारे इतनी समृद्ध परंपरा थी पहाड़ में स्वास्थ्य के संरक्षण की, इतनी मजबूत परंपरा थी। 40 बरस पहले लोग कहते हैं कि अस्पताल नहीं थे, मैं जानता हूं अस्पताल नहीं थे, बट लोग कम मरते थे, लोग कम बीमार होते थे। आप उसको बता सकते हैं कि नहीं 40 साल पहले तो दस्त से मर जाते थे, ठीक है भाई। नहीं, दाइयां जैसे प्रसव कराती थी, हाँ, तो दाई से हो सकता है कि साल में 2 लोग 4 लोग मरते। हाँ हाँ, अभी भी अस्पतालों में रेट हालत कोई बेहतर नहीं है, अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो उतना ही के आसपास है। और दूसरा यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आपने सुधार करने के बजाय उसको रिप्लेस कर दिया, ये एक बड़ा मामला है। आप सुधार करेंगे कि आप उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कहा जी ये आपका तो ये खराब हो गया है, मैंने कहा अच्छा ठीक कर दो। मैंने ठीक क्यों करना है, ये ले लो जी, ये दे देते हैं हम आपको, और ये आपने हटा दिया। अब बाद में मेरे को 40 बरस बाद पता चल रहा है कि जो आप ये नया आइटम लाए थे ये तो मेरे वाले से भी खराब था, अब इसका क्या करोगे। उन्होंने कहा जी अब ये तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा आपको, वो तो हम भूल गए, 40 बरस पहले था वो अब थोड़ी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको रिप्लेस करने के बजाय इसको ठीक करना चाहिए था, इसको दुरुस्त करना चाहिए था। अब ठीक है, हमारी बोली में, भाषा में, उत्पादन में, शिक्षा में आप नई चीजें शामिल कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारी पूरी बोली से काट के रखा 30 बरस तक एक पीढ़ी को। मैं इतने स्कूलों में जाता हूं, सब प्राइवेट स्कूलों के कार्यक्रम आजकल अंग्रेजी में होते हैं, एनुअल फंक्शन मैक्सिमम आप सर्वे करवा लीजिए। पहाड़ में के कस्बाई जो स्कूल हैं जिनके नाम अंग्रेजी से शुरू होते हैं, उनके सारे समारोह, खासकर उनका एनुअल फंक्शन जो होता है, वार्षिक समारोह, वो अंग्रेजी में होता है। उसका संचालन अंग्रेजी में बच्चे करते हैं या टीचर करते हैं, बाकी लोग बैठ के सुनते हैं। और वो जो भीड़ होती है उसमें से 5, 7, 10 आदमी बामुश्किल से उस अंग्रेजी को समझते हैं जो आगे बोलता है, लेकिन सब गर्व के साथ बैठे रहते हैं सीना खोल करके कि अंग्रेजी में बात चले। बीच बीच में जब वो मुस्कुराता है तो ये भी मुस्कुराते हैं। जब आप हिंदी में बोलते हैं तब ये सुनते हैं, हाँ हिंदी बोल रहा है, ठीक है हमारे जैसा ही है। और जैसे ही आप कुमाऊनी में बोलते हो ना, तो ये इनमें से कई लोग सर झुका लेते हैं शर्म के मारे। ये मेरा अनुभव है। और मैं अब तो मुझे लोग नहीं बुलाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए ठीक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी जगह जाता हूं तो मैं कुमाऊनी में ही बोलता हूं। और मैंने इतनी बार महसूस किया कि स्कूलों के बच्चे और उनके माता पिता जब उनके उस अंग्रेजी स्कूल में कुमाऊनी में बातचीत सुनते हैं तो उनको शर्म महसूस होती है।
ये मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं। तो ये जो शर्म का भाव है हमारे अंदर अपनी भाषा को लेकर के, ये भी है। उत्पादन के साथ तो वो नहीं जुड़ी है, बट यहां से भी उसका नुकसान हुआ है। और हमारी जो एक पूरी समृद्ध ज्ञान परंपरा थी, पर्वतीय समाज होने के नाते, मैं लगातार हमारे साथियों से कहता रहा हूं कि हर समाज की ज्ञान परंपरा उसके भूगोल से निकलती है, उसके इतिहास का, उसका इतिहास बनाती है। भूगोल के आधार पर उत्पादन के तरीके तय होते हैं, उस भूगोल के उत्पादन के तरीके से भाषा और शब्दावली बनती, बोलियां और शब्दावलियां बनती हैं। उन शब्दावलियों में उसका विज्ञान छिपा होता है, उस भूगोल का विज्ञान छिपा रहता है। जब आपने पूरा उस बोली को ही रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो आपका वो भूगोल और विज्ञान और इतिहास का जो ज्ञान है वो खत्म हो गया 2 पीढ़ी के बाद। अब 2 पीढ़ी बाद आप ढूंढने जाओगे तो आपको पद चिन्ह भी नहीं मिलेंगे कि क्या था क्या नहीं था। तो अभी भी समय है हमारी सरकारों के पास, हमारे शोध संस्थानों के पास, हमारे आंदोलन समूहों के पास, कि बोलियों की बहस है उसको इस ढांचे में ले जाकर के हमें करना चाहिए। बिल्कुल कि भाई, तो बहुत आगाह आपने किया है तमाम संस्थाओं को, तमाम उन लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इस बहस, इस चर्चा का असर भी होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बातचीत आपने की भुवन पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं का। आपके साथ आकर के मुझे कुछ नया सोचने समझने का मौका मिलता है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे आने वाले दिनों में। चूंकि अब कोविड का असर उतना नहीं है, लेकिन आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपको आज की उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ इस श्रृंखला का ये भाषाई एपिसोड, बोलियों का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और आपको पता है कि हमारा रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।